नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आज की हमारी वीडियो हिंदी पेडागोजी की, और ये आपके लिए एक तरह से मॉक टेस्ट का कार्य करेगी। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस को हमने लिया है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिया है जिन पॉइंट पे क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं, जैसे भाषा कौशल, बहुभाषी शिक्षा, भाषा अधिगम, नई शिक्षा नीति, आकलन काल। इन प्रश्नों में यही खासियत है कि ये प्रश्न इनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, लेकिन हर बार इसी पैटर्न पे लगभग आते रहते हैं और आपके लिए कम से कम 6 से लेकर 8 नंबर इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी किसी भी सुझाव के लिए हमें कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? यानी मेन रोल इसमें किसका होना चाहिए? पशु का होना चाहिए। अब जरा बढ़ते हैं प्रश्न पर, ऑप्शंस पर। पहला है विज्ञान फिक्शन यानी साइंस फिक्शन, जिसको साई-फाई मूवी भी बोलते हैं, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, जिनमें मेन रोल आपका टेक्नोलॉजी का होता है और उसका संघर्ष दिखाया जाता है इंसानों के साथ या अदर टेक्नोलॉजीज के साथ। तो इसका ये तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पे गलत। दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसके मेन रोल में आपका पशु नहीं होता, इसके मेन रोल में यात्रा होती है। तीसरा ऑप्शन है फंतासी, यानी इसको बोलते हैं फैंटेसी। फैंटेसी एक तरह से काल्पनिक कथाएं होती हैं और ये इसमें भी मेन रोल पशुओं का नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन होता है जंतु कथा यानी फेबल, यही आंसर सही है। और जो फेबल, इनको जंतु कथा कहते हैं, ये जनरली रिलेटेड होती हैं इमेजिनेशन पर, और जो पशु पक्षियों के बारे में इमेजिनेशन है या पशु पक्षियों को एक तरह से बोलते हुए दिखाई जाता है इन कथाओं में, जिससे कि ये रोचक लगती हैं। प्रश्न नंबर अब 2 पे बढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? आपको देखना है, अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पहला है परियोजना, तो बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हैं रचनात्मक उसके अंतर्गत। दूसरा है कक्षा प्रस्तुतिकरण यानी जो क्लासरूम में प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं वो भी ठीक है, ये भी रचनात्मक के अंतर्गत आएगा। तीसरा है प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट, ये भी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत जो आता है वो आता है क्विज है, पोल है, अवलोकन है, सहकर्मी मूल्यांकन है, अवधारणा मानचित्र यानी माइंड मैपिंग है। ये सारी चीज़ें आती हैं रचनात्मक आकलन के अंतर्गत। कौन सी चीज़ें नहीं आती? ऑप्शन नंबर 4 यानी लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों को भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है? ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, ये कहीं भी त्रिभाषा सूत्र में नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, बिल्कुल सही है। हमारा जो मेन फोकस इस बार रहा है, जो भी हमने त्रिभाषा लाए हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसका मेन रहा है मातृभाषा के ऊपर फोकस, तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, बहुभाषा शिक्षण एक भाषिक शिक्षा, चूँकि बेस्ट ऑप्शन आपको देखना है तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अब इसमें इस चीज़ के थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। पहली भाषा जो रहेगी, जो त्रिभाषा सूत्र में फर्स्ट जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहली वाली। और दूसरी वाली जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, ठीक है। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक। वहीं तीसरी वाली जो रहेगी उसमें हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में बांग्ला है, कन्नड़ है, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, तमिल आदि भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 4 है ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। व्यापार संबंधी, लिखा पढ़ी, पत्र व्यवहार, अनौपचारिक, औपचारिक। देखिए कोई बिजनेस वाली बात तो इसमें हो नहीं रही, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। लिखा पढ़ी पत्र व्यवहार यानी ये भी नहीं हो रहा है। हाँ, अनौपचारिक है, क्योंकि मित्र को जब आप पत्र लिखते हैं तो उस तरह के पत्र जो है अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिनको बोलते हैं इनफॉर्मल, और फॉर्मल वाले कौन से होते हैं? औपचारिक, जो हम जनरली जो है फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, स्कूल के लिए लिख सकते हैं या किसी भी ऑफिस के लिए लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मल्स होते हैं। और इनफॉर्मल कौन से होंगे? जो अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनके लिए लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मीता ने सभी बच्चों को एक लेख दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह खाली स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, पठन परीक्षण तो होगा नहीं यहाँ पे। लेखन परीक्षण हो सकता है,
लेकिन अभी हमें और ऑप्शंस भी देखने हैं। तीसरा है व्याकरण परीक्षण, बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे व्याकरण परीक्षण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्लोज परीक्षण, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि क्लोज परीक्षण में यही होता है कि शब्दों को जो है खाली छोड़ देते हैं, मतलब हर 5वां शब्द खाली छोड़ दिया, हर तीसरा छोड़ दिया, उस हिसाब से तो बच्चे को अपने दिमाग से उसको भरना होता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ सामग्री से परिचित कराना। ये तो बेस्ट ऑप्शन नहीं हुआ, तो इसको तो हम अभी गलत की श्रेणी में रख रहे हैं, बाकी अच्छे ऑप्शन देख रहे हैं। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, इसमें तो ऐसा कुछ समालोचना वाला कोई काम है नहीं। तीसरा है विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना। हाँ, ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमारा काम किस पे कर रहे हैं, हम शब्द संपदा पे कर रहे हैं, और शब्द संपदा किससे रिलेटेड होते हैं, कोश विषयक से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। चौथा है व्याकरणिक सामग्री से परिचित कराना, ये तो उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारित विधि है? कठिन व्याकरण अभ्यास कराना, ये बिल्कुल गलत है, हमें ये प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण का अभ्यास नहीं कराना है, इस बात को आप समझ लीजिए। संगीत के गीतों की हिफाजत करना, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा है कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। अब बढ़ते हैं, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। शब्दावली की को रट लेना, और रटाना भी नहीं है हमें, व्याकरण भी नहीं ऐसे कंठस्थ करानी है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपको देखते ही मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। संगीत के गीतों की हिफाजत, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र का आयोजन करना। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? मतलब ग्रुप में बना के एक विज्ञापन कर रहे हैं, और किसके निर्देशन में है? अध्यापक के। ऑप्शन देख लेते हैं। भाषाई खेल, पहली बात तो ये कोई खेल नहीं है, हम लोग विज्ञापन कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए। और दूसरा है निर्देशन और परामर्श, निर्देशन तो दे रहे हैं, परामर्श यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही है क्योंकि जब समूह में कार्य करते हैं उस दौरान जो सीख होती है उसको हम बोलते हैं सहयोगात्मक अधिगम, जहाँ पे बच्चे आपस में समूह बनाकर, और निर्देश किसका है? अध्यापक का, तो इस तरह से एक सहयोगात्मक अधिगम वाला प्रोसेस चलता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चौथा है प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता, ये भी नहीं है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार कारगर है? यानी टेक्नोलॉजी आपका उसको इन्वॉल्व करते हैं तो वो कितना कारगर है, ये देखना है। ऑप्शन दे रखे, भाषा विकास को बाधित करता है, ये नेगेटिव आपका टैग वर्ड हो गया इसलिए, या कीवर्ड हो गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बाधित नहीं, अब बाधा है, अवरोध है, ये सब गलत है। दूसरा है रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन फिलहाल तो ये ऑप्शन दूसरा नंबर सही है, बाकी 2 ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, ये भी नेगेटिव वर्ड है तो ये भी गलत हो गया। यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। प्रश्न 10 है, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? किस कौशल की बात की गई है? बोलने, तो हमें ऑप्शन वही देखना है जिसमें बोलने कौशल का विकास हो। पहला मतलब जिसमें बोलने कौशल का मूल्यांकन हो। लिखित परीक्षण, लिखित से तो कोई फायदा नहीं है तो ये गलत हो गया। दूसरा है मौखिक प्रस्तुतियां, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2, बाकी और देख लेते हैं। बहुविकल्पी परीक्षण, ये उतना कारगर नहीं है। चौथा है होमवर्क असाइन करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है क्योंकि बोलना कौशल किससे रिलेटेड है? मौखिक अभिव्यक्ति से है, इसलिए मौखिक प्रस्तुतियां सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है? अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करें, केवल ऑप्शन यहाँ पे आ गया, यानी केवल वर्ड अगर आ गया तो समझ लीजिए ये इस ऑप्शन को खत्म कर देगा, यानी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर से आ गया केवल वर्ड, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है विभिन्न शिक्षा सामग्रियों गतिविधियों का सम्मिलन करें, बिल्कुल सही। विभिन्न, केवल और विभिन्न में ये डिफरेंस है। विभिन्न का मतलब है मतलब आपका जो उत्तर है वो काफ़ी व्यापक होना चाहिए और बिल्कुल सही है, संकुचित ना हो। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी चौथा पढ़ लेते हैं। छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकें, यानी रोकना तो हमें है नहीं बिल्कुल, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। प्रश्न नंबर 12, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का क्या महत्व है?
बहुभाषी मतलब दो या दो से अधिक भाषाएं, दो से अधिक भाषाएं, यानी बहुभाषी का मतलब दो से अधिक भाषाएं। इसे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती हैं, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वर्ड भी है, देखो बढ़ावा देना और अच्छी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी भाषाई विविधता को और सांस्कृतिक समझ को, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अभी तक सही है। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इससे अन्य भाषाओं की सीख को हानि होती है, हानि नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है, भ्रम भी गलत हो गया क्योंकि ये भी मतलब नेगेटिव वर्ड है। प्रश्न नंबर 13, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? अब हमें इसमें नेगेटिव अप्रोच के साथ जाना है, आंसर में नहीं है पहले ही आ गया। वक्ता का जेंडर, यानी वक्ता महिला है या पुरुष है, इनके कहने का मतलब है उससे ये तो कोई, इससे तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं, ये तो यानी महत्वपूर्ण कारक है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन यही सही हो गया। वक्ता का जेंडर मतलब महत्व नहीं रखता है, चाहे पुरुष या महिला। हाँ, बाकी चीज़ें कौन कौन सी रखती हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। वक्ताओं की संख्या बिल्कुल सही है, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा रुकना ये भी, और आखिर में है बोलने की गति, ये तीनों महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन वक्ता का जेंडर कारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है, गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल सही बात है, ये तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव देखना है। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं, जो कि ये बात गलत है, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें इसमें ये नहीं है पूछा है। चौथा है, गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं, बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही था। प्रश्न नंबर 15 है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो कथानक तो प्लॉट के कहते हैं, कि कथा की योजना क्या है, कौन सी कथा उसके अंदर है, ये सारी चीज़ कथानक के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लाइमेक्स ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्टर का जो है चेंज हो जाता है, करेक्टर कुछ था और कुछ हो गया, या उसकी वजह से कोई टर्निंग पॉइंट आना, यानी एक तरह से टर्निंग पॉइंट आ जाता है किसी भी कहानी पे, एक नाटकीय मोड़ आ जाए तो उसको क्लाइमेक्स कहते हैं। संवाद यानी डायलॉग्स, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमें कहानी का समय और स्थान को देखना है, तो वो डिपेंड करता है सेटिंग, उसको कहते हैं सेटिंग पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि संस्कृत बहुत ही प्राचीन भारतीय भाषा है और इसी से कई भाषाओं का जन्म भी हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, और चूंकि हमें सही नहीं देखना था तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, सही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ऑप्शन पढ़िए, पहला है, इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, तो नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये तो यही गलत हो गया। यह भाषा के गहरी समझ को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है, बढ़ावा देना पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसे विवाद से बचने के लिए नज़रअंदाज करें, यानी नज़रअंदाज करें, ये भी नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जा सकता है, उच्च शिक्षा में ही, केवल आ गया ना, इसमें केवल आ गया, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? लेखन कार्यों में रचनात्मकता, इसको अंडरलाइन करके फिर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करे, बिल्कुल गलत है कि पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूप का सख्त पालन, इससे कोई क्रिएटिविटी तो आएगी नहीं। दूसरा है, केवल तथ्यात्मक और सीधे सीधे लेखन को अनुमति दें, केवल शब्द आ गया और तथ्यात्मक भी आ गया, तो सिर्फ फैक्चुअल से काम नहीं चलेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है, विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें, विभिन्न शब्द आ गया, विभिन्न जब अपने आप में आता है तो काफी व्यापक अर्थ लेते हुए आता है, इसलिए अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें, यही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा ना दें, यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत था। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला है अध्ययन कौशल, यही ऑप्शन सही है क्योंकि यही स्टडी यानी स्किल है, स्टडी स्किल के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, कोई भी वक्तव्य उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लिखते हैं और उन्हीं को जो है समझते हैं, मेन पॉइंट को समझते हैं और उन्हीं को लिख रहे होते हैं। बाकी श्रवण कौशल, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, ये इसी का हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ये अकादमी भाषा या विभिन्न प्रकार के लिए विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। इनमें से कौन संबंधित है बताना है। अंतर्भाषा निपुणता ये नहीं है। दूसरा है बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, इसके अंतर्गत क्या होता है, हम लोग जनरली जो इनफॉर्मल बातें करते हैं या अपने घर में परिवार में या जो जनरली हम जो भाषा बोलते हैं अपनी, वो विक्स के अंतर्गत आती है। इसके अलावा नंबर 3 है संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी CALP काल्प। ऑप्शन नंबर 4 सही है। CALP की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हम लैंग्वेज एक तरह से एकेडमी या शिक्षा शैक्षिक स्तर पे पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज इसके अंतर्गत आती है। नॉर्मल बेसिक सा फंडा ये है कि BICS जो है विक्स को सीखने में अगर कोई बच्चा है तो वो 2 साल में लगभग सीख जाता है, जबकि इसको सीखने में CALP को लगभग 7 ईयर लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसमें कौन से तत्वों की बात की गई, सांस्कृतिक। अब बढ़ते हैं ऑप्शन में। समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें, नेगेटिव वर्ड गलत। पाठों में त्योहार परंपरा रीतियों को शामिल करें, बिल्कुल सही है। त्योहार परंपरा और रीतियों को शामिल करेंगे तभी यही सांस्कृतिक तत्व हैं। तीसरा है सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएं, ये भी गलत हो गया। चौथा है केवल व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान दें, केवल शब्द आ गया तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22 हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है। उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये गलत है। मुहावरे और कहावतें आज भी प्रासंगिक हैं। दूसरा है वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं यानी बढ़ावा देते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। बाकी के 2 ऑप्शन पढ़ते हैं। वे छात्रों के लिए भाषा सीखो कठिन बनाते हैं, नेगेटिव वर्ड गलत। वे केवल आ गया, उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त हैं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही था। प्रश्न नंबर 23 है भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाला देखना है आपको। पहला है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, शास्त्रीय भाषा का इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहीं पे गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही भी हुआ क्योंकि सही नहीं है, पूछा गया था। बाकी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा का अध्ययन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन होगा। पहली भाषा मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, बाकी गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। तीसरी भाषा जो रहेगी हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कौन कौन सी होगी, बांग्ला है, कन्नड़ है, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, तमिल। प्रश्न नंबर 24 है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। कौन सा कौशल देखना है हमें, लेखन वाला। अपने अनुभवों को लिखना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चा जब अपने अनुभवों को लिखेगा तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से चीज़ों को लिखता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, ये ऑप्शंस गलत हैं। प्रश्न नंबर 25 अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। व्याकरणिक ज्ञान यहाँ पे हमें मतलब हम प्राइमरी लेवल पे व्याकरणिक ज्ञान से हमें रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, ये ठीक है। अधिगम प्रतिफल का हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है उनका मेन क्या है, हम जो भी हमारी दक्षताएं हैं, आजकल आप देख रहे हैं निपुण भारत कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी दक्षताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। बाकी सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तत्वों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। प्रश्न नंबर 26 है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी देखनी है, चुनौतियां हैं इनमें बहुत सारी, लेकिन सबसे बड़ी आपको देखनी है। पहला है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। दूसरा पढ़ते हैं बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। भाषा संसाधनों का अभाव है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षण कार्य में कि बहुभाषी जो है कक्षा है उसके लिए किस तरह रणनीति बनाई जाए जिससे बच्चे
अपनी जो मातृभाषा है और जो स्कूल की भाषा है उन दोनों का सम्मिलन करके सीख सकें। ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी नेगेटिव हमें देखना है। ऑप्शन पहला है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये ठीक है। दूसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब यहाँ पे ये है प्रिंट रिच मटेरियल का, चार्ट है, कहानी है, जिस तरह से स्कूल वगैरह में लगाते हैं हम लोग। चौथा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये गलत है क्योंकि व्याकरण के नियम बाद में सिखाए जाते हैं, पहले बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, जिससे वो अपनी बात को रखेंगे तो धीरे धीरे उसके माध्यम से भाषा को सीख जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 28, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, लेकिन इनमें से किस बात को ज़्यादा महत्व देंगे ये देखना है। कैसी कक्षा है? बहुसांस्कृतिक। पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। दूसरा है बच्चों को व्याकरण सिखाना, देखो व्याकरण सिखाना नहीं है अभी फिलहाल। तीसरा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए जहाँ पे अवसर वाली बात आ गई तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। बच्चों को हमारा मेन उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर दें, जिससे वो भाषा की लर्निंग को सहज रूप से सीखें, भाषा की लर्निंग उनकी सहज बनी रहे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। प्रश्न नंबर 29 है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। काल्प यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, जो कि एकेडमिक लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हैं स्कूल में या जहाँ भी प्रोफेशनली जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। ये बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल विक्स, यही इससे रिलेटेड है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो हम आमने सामने अंतःक्रिया करते हैं फेस टू फेस, और सामान्यतः ये इनफॉर्मल टाइप की होती है, सभी से, मित्रों से या आसपास घर में, समाज में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी संप्रेषणात्मक भाषा कौशल और अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, इसके ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 30, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है, यानी डेली यूज की जो चीज़ें हैं अगर उनको हम यूज करते हैं अपनी क्लास में बच्चों की भाषा के लिए, भाषा वाली क्लास के लिए, तो उसमें उनको क्या कहते हैं? पहला है शिक्षण सामग्री, नहीं। दूसरा है पठन सामग्री, ये भी नहीं है। तीसरा है वास्तविक वस्तुएं, रियलिया, यही सही है। ऑप्शन नंबर 3, कहीं कहीं भी रियलिया करके भी लिख के आता है। चौथा है भाषा के लिए, भी ठीक नहीं है। वास्तविक वस्तुओं के अंतर्गत जैसे मान लीजिए किसी पौधे के नमूने को आप लेके चले गए स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए, इसके अलावा बर्तनों के बारे में अगर बता रहे हैं तो बर्तनों को मूर्त रूप में आप वहाँ लेके जाइए, इसको बोलते हैं रेलिया। बहुत बहुत धन्यवाद।